तो आपने 21 साल से दूध पिया ही नहीं? नहीं, 25,000 लोगों को दूध पिलाया 3 से 8 गिलास, 3 से 5 गिलास पर डे। 3 साल के बाद जो पता चला कि उन लोगों के पास दो चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट थी। एक, उनके पास एलर्जीज बहुत थी और दूसरा उनकी हड्डियाँ उसके बाद उनके पास कैल्शियम की कमी थी। तो माँ का दूध वो भी बच्चे के लिए सही नहीं है? मैं नाश्ता करता ही नहीं। लोग कहते हैं नाश्ता करना चाहिए। आपके स्पाइन में जितने न्यूरॉन्स हैं उससे ज़्यादा न्यूरॉन आपके यानी कि ब्रेन सेल्स आपके आंतों में। आपका कॉन्स्टिपेशन भी याद रखिएगा पेट की बीमारी नहीं है। अच्छा। ये माइंड की बीमारी है। Okay. इसीलिए आप बहुत सारे लोगों को जिम में देखते हैं कि बॉडी तो बहुत बढ़िया है, Exactly. लेकिन वहाँ एक चीज़ की कमी होती जा रही है। अगर आपको बहुत सारी बीमारियां, नाम में क्या लूँ, अगर ये आ रही हैं तो आप 3 चीज़ों को जरूर बिल्कुल छोड़ने की कोशिश करें: दूध, रोटी और शुगर। डॉक्टर डेविस विलियम ने उन्होंने कहा है कि जितने तलाक आज हो रहे हैं उनमें से एक बड़ा रीज़न यह है कि उनके पेट में उगट बैक्टीरिया ही नहीं। दोस्तों प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे शो डीप कास्ट में। मुझे पता है कि एक मिनट की रील की दुनिया में 1 घंटे के पॉडकास्ट देखना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम करके ही तो दुनिया फतह की जाती है और आप वो करने आए हो। हम गट हेल्थ को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के, फूड का हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है, थोड़ा सा स्किन केयर पर हम जाएंगे और इसी तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ में पॉडकास्ट करने के लिए। अभी हम पॉडकास्ट से पहले जब बातें कर रहे थे, मतलब बहुत कम ही बातें हुई है, लेकिन वो इतनी कमाल की बातें, मैं सोच रहा हूँ कि पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा हमारा। ये वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट होने वाला है, मुझे लगता है ऐसा। सर मैंने आपके कई सारे पॉडकास्ट देखे और ज़्यादातर पॉडकास्ट में लोग बात करते हैं मिल्क के बारे में, है ना, और आप उसके जस्ट अगेंस्ट होते हो। बहुत बातें की आपने इसके बारे में। हम इंडियंस ना मिल्क को तो बहुत अच्छी चीज़ मानते हैं कि गाय का दूध, भैंस का दूध ताकत के लिए, पावर के लिए। तो आप इस चीज़ के इतना अगेंस्ट क्यों हैं दूध के? एक्चुअली मैं अगेंस्ट नहीं था पहले, मैं बहुत दूध पिया करता था। और जब मैं NLP से अपनी बीमारियों को ठीक करा था, ये 94-5 की बात है, तो तब थोड़ी सी चीज़ें मेरे साथ और रह गई थी। वो था एक मेरा गट और मेरी साइनस भरा करती थी, यानी कि साइनसाइटिस हुआ करती थी। सीजन चेंज पर मुझे बहुत सारी एलर्जीज़ हुआ करती थी। तो तब मुझे पता चला कि कहीं कोई ना कोई एलर्जन है, यानी कि कोई एलर्जी क्रिएट कर रहा है मेरी बॉडी में, जबकि मैं खाने में भी बहुत सेंसिटिव था। अच्छा। तो तब मुझे पता चला कि मैं दूध पिया करता था। तब मैं दूध के बारे में एक बुक पढ़ी और वो बुक का नाम भी मैं बता देता हूँ आपको, अनलिमिटेड पावर। उसका टॉपिक था एनर्जी। अच्छा। कि हमें कैसे एनर्जाइज्ड रहना है, और उसमें भी मिल्क का सब टॉपिक था। अच्छा। तो जब मिल्क के बारे में मुझे पता चला कि भाई ये नहीं पीना चाहिए, तो 2-3 चीज़ें उसमें पता चली। पहली चीज़ तो ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो वेट होता है वो 8 पाउंड होता है। हाँ। और एक बच्चा जो होता है भैंस का या गाय का, वो करीब 60 to 70 पाउंड का होता है। यानी कि उसे जो ग्रोथ हार्मोन चाहिए वो डिफरेंट है, और जो ग्रोथ हार्मोन हमें चाहिए वो डिफरेंट है। यस। हम 21 साल में मैच्योर होते हैं बाप बनने के लिए या माँ बनने के लिए। जब उसका बच्चा सिर्फ 2 साल में मैच्योर हो जाता है, तो उसके जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारे हार्मोन नहीं हो सकते। तो एक तो चीज़ ये मुझे पता चला। दूसरी पता चला कि दूध हम इसलिए पीते हैं क्योंकि उसमें कैसीन होता है। कैसीन नाम का एक प्रोटीन होता है। यस। जब आप कैसीन के बारे में पढ़ेंगे तो हर किताब ये लिखती है कि 50% कैसीन को आपका लीवर डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता है। अच्छा। और वो आपके ब्लड में जूं का त्यों घूमता रहता है, और वो आपकी इम्यूनिटी को बर्बाद करता है, या फिर ओवर रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देता है, जिसको आप एलर्जी कहते हैं। तो जब भी जीवन में मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अगर आपको एलर्जी है, अगर आप दूध पी रहे हैं और आपका ये इमोशनल डिसीजन है और आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, फिर पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आपको गट की प्रॉब्लम है, आपको माइग्रेन है, आपको कई बार एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ा रहा है, यानी कि या तो वो कमज़ोर पड़ गया है, या ओवर रिएक्ट कर रहा है, या ऑटो इम्यून कर रहा है, आपकी बॉडी को जब मारने लगती है आपकी इम्यूनिटी, तो उस समय आप दूध को छोड़कर देखिए। और मैं ये कहता हूँ कि 30 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। 30 दिन के लिए? पहले तो मैंने 90 दिन के लिए बात करी थी लोगों को। मैं कहता हूँ यार 30 दिन की छोड़कर देखो। ओके। सडनली आप पाएंगे कि इस चीज़ की आपको जरूरत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि जो दूध आपसे पहले 50 साल पहले मिलता था, वो दूध अब आप नहीं पी रहे हैं। उसमें इतना ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है ना? आप ये समझने की कोशिश करिए। और दूसरी बात, लोग इसलिए पीते हैं कि आपको एक थ्योरी बेची जा रही है कि दूध से में जो कैल्शियम है वो आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ये मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ, किताबों के और डॉक्टर्स के रेफरेंस दे सकता हूँ, कि दूध बेसिकली आपकी हड्डियों को कमजोर करता है। दूध कमजोर करता है? वह आपकी हड्डियों के कैल्शियम को बर्बाद करता है रादर। अच्छा। और इसकी पूरी साइंस ये है कि जब भी आप दूध पीते हैं तो इमीडिएटली आपकी बॉडी या आपके पेट में जाकर वह एक एसिड रिफ्लक्स पैदा करता है, आपकी बॉडी के एसिडिक मीडियम को बढ़ाता है। और आपकी बॉडी को जिंदा रहने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए, 7.4 pH वैल्यू।
अगर वो कम हो जाता है तो हम बीमार पड़ने लगते हैं। अगर हमारा पीएच वैल्यू 2 तक पहुंच जाए तो हमारी डेथ हो जाती है। अच्छा, यानी कि हमारी बॉडी हमेशा कोशिश करती है कि हमारा पीएच वैल्यू 7.4 रहे, एल्कलाइन रहे। जब आप दूध पीते हैं तो ये घटकर एसिडिक हो जाता है। ऐसे में आपकी बॉडी न्यूट्रल होने के लिए आपके पास जो एंटासिड पड़ा हुआ है उसे यूज करती है, और वो एंटासिड है आपके ब्लड में या आपके सिस्टम में, जिसका नाम है बाइकार्बोनेट्स। अब ये बाइकार्बोनेट आपने यूज कर ली है दूध को एल्कलाइन बनाने के लिए। अब ये आपका जो सिस्टम है अपने इस कैल्शियम को कहाँ से पूरा करेगा? वो आपके दांतों से करेगा या फिर आपकी हड्डियों से करेगा। वहीं पर आपका कैल्शियम है। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग दूध पी रहे हैं फिर उनके दांत खोखले क्यों हैं, जब इतनी कैल्शियम है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपने वो जो कैल्शियम लिया है, क्या सचमुच में आपके सिस्टम ने उसको यूटिलाइज किया है? मैं एक जगह रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दूध में फॉस्फेट बहुत होता है, तो आप फॉस्फेट कैल्शियम को मेटाबोलाइज या फिर डाइजेस्ट भी नहीं होने देता। जब ये इन चीज़ों को मैंने किया, और मैंने सिर्फ 2 या 3 महीने के लिए अब से 21-22 साल पहले छोड़ा था दूध, ठीक है ना। जैसे ही मैंने उसको छोड़ा तो मुझे बहुत सारे फ़ायदे मिले, इतने फ़ायदे कि मेरी एनर्जी बढ़ गई, ठीक है ना। मुझे साइनोसाइटिस नहीं होती, सीजन चेंज पर जो बहुत सारी लोगों को छींकें आती हैं, एलर्जीज आती हैं, वो नहीं रही। तो इसलिए मैं दूध से, और ये जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ना डॉक्यूमेंटेड है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक उसी एनर्जी चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे बुक में, तो डॉक्टर एलिस है, उन्होंने करीब 25,000 लोगों को दूध पिलाया 3 से 8 गिलास, 3 से 5 गिलास पर डे, 3 साल तक। ओके, 25,000 लोगों को। और 3 साल के बाद जो पता चला कि उन लोगों के पास 2 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट थी। एक, उनके पास एलर्जीज बहुत थी, और दूसरा उनकी हड्डियाँ, उसके बाद उनके पास कैल्शियम की कमी थी। ओके, तो ये रियलिटी है। अच्छा, तो आपने 21 साल से दूध पिया ही नहीं? नहीं। और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाई? नहीं। देखिए, कभी मैं ये नहीं कहता कि कई बार नहीं खाई जाती है। कई बार आप किसी के घर पे गए हैं और उन्होंने कहा कि नहीं पीनी पड़ेगी आपको कॉफ़ी, और उस कॉफ़ी में मिल्क है तो मैं इतना ही लेता हूँ। लेकिन दूध के लिए मेरा कोई इमोशनल डिसीजन है। जबकि मैं बचपन में बहुत दूध पिया करता था, मैं वेस्टर्न यूपी का रहने वाला हूँ, और बड़े लंबे गिलास हुआ करते थे, और मैं दोबारा भी बढ़ा दिया करता था कि दूध पिलाओ मुझे। छाछ का मैं बहुत शौकीन था, मक्खन मैंने बहुत खाया है। अच्छा। लेकिन जब मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ा कि अब वो न तो वो चारा रहा है, और हमारा जेनेटिक लेवल पर दूध का एक अच्छा प्रभाव नहीं है, जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया तो फिर मैंने इसको छोड़ने का फैसला किया। अच्छा। और मैं बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ऐसे, मेरे पास रेफरेंसेस हैं जिनके पास बहुत सारी एलर्जी थी, जिनके पास बहुत सारा ऑटो इम्यून था। जैसे ही उन्होंने दूध को छोड़ा, अचानक उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी बदल रही है, और वो एलर्जीज और ऑटो इम्यून का जो अटैक था उनकी बॉडी पर, वो ख़त्म हो रहा है। अच्छा, तो माँ का दूध वो भी बच्चे के लिए सही नहीं है? अरे वो तो अमृत है, वही पीना चाहिए। माँ के दूध में तो जितने आपको प्रोबायोटिक मिलते हैं, प्रीबायोटिक्स मिलते हैं, और प्रोटीन मिलती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रोटीन के लिए भी आपके मदर मिल्क में कितना प्रोटीन होता होगा, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा। मैं बताता हूँ। कई बार लोग सोचते हैं कि भाई इतना हमें कितनी प्रोटीन चाहिए, बच्चा रोज बड़ा होता है बचपन में, तो ठीक है ना, हर रोज वो बढ़ रहा होता है, उसे ग्रोथ के लिए इतना हार्मोन चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होती है। पता है आपकी मदर मिल्क में 3 से 4% प्रोटीन होती है, और 1 साल बाद वो घटकर 1 पॉइंट समथिंग रह जाती है। अच्छा। इतने प्रोटीन से ही हमारी बॉडी काम चला लेती है। ठीक है, वह तो हमारे लिए सबसे बड़ा अमृत है, वह तो हमेशा दिया जाना चाहिए। तो बच्चों के लिए फिर कई बार होता है ना कि माँ का दूध से पूर्ति नहीं होती है, तो गाय का दूध बच्चों को दिया जाता है, तो क्या वो सही है? देखिए, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने दूध दे दिया है और आपको सिर्फ एक ही पॉइंट नज़र आता है कि भाई इसको एक ग्रोथ हार्मोन चाहिए बच्चे को, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वो ग्रोथ हार्मोन उसके लिए बने हैं या नहीं बने हैं। हमारी बच्चियाँ किस उम्र में माँ बनने के लिए तैयार होती हैं? 20, 21, 22 की उम्र में, ठीक है ना। और उसका बच्चा जो गाय का बच्चा है वो 18 महीने में माँ बन जाता है। कमाल की बात, समझने की कोशिश करिएगा कि उनके ग्रोथ हार्मोन हमारे ग्रोथ हार्मोन के साथ कैसे मैच कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जितने भी बच्चों में अब आप कह सकते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज़ आ रही है, उसमें कई बार जो आपके पास दूध में जो कैसीन प्रोटीन है, अगर वो अनडाइजेस्टेड आपके ब्लड में घूम रही है, तो आपके ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसके साथ लड़ रही हैं वो, और लड़कर वो उसके साथ या तो रिएक्टिव जोन में जाएंगी, या फिर वो कंफ्यूज होकर आप ही के अंगों को मारना शुरू कर देंगी। तो कई बार जितना आप उसे फ़ायदा समझ रहे हैं, उससे ज़्यादा आप नुकसान ले रहे हैं। अच्छा। कई बार आपकी वर्टिकल ग्रोथ को दूध नहीं बढ़ाता, बल्कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को बढ़ाता है। ओके, तो फिर उसका कोई अल्टरनेटिव? अगर कई बार माँ के दूध से पूर्ति नहीं होती बच्चों को, तो बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा? देखिए, वह तो आपका एक डॉक्टर ही बता सकता है कि
अगर उसको दूध देना भी जरूरी इस टाइम है तो मैं उस समय बच्चे के लिए मैं यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं लूँगा। Okay. यह उनका एक मदर का और उनके चाइल्ड स्पेशलिस्ट का, डॉक्टर का आप कह सकते हैं कि एक निर्णय होगा। लेकिन एडल्ट की बात मैं कर रहा हूँ, हाँ, एडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर सचमुच में अगर आपके पास कोई भी इशू है, चाहे वो माइग्रेन का है, चाहे वो स्किन डिजीज है, चाहे वो आपके पास कोई गट की आपकी बीमारी है, ठीक है ना, या फिर आपके पास कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, या फिर आपके पास एलर्जीज हैं, एक बार दूध को छोड़कर देखिए, यू विल गेट द मैजिक। अच्छा, और अगर एलर्जी ना भी हो तो भी अगर हम छोड़ के देखें तो शायद हमें कुछ चेंजेस दिख जाए हमारे अंदर। मुझे बहुत दिखाई दिए थे। जैसे ही मैंने उस किताब को पढ़ा, उन्होंने कहा कि एक बार जब जैसे ही दूध को छोड़ना शुरू करेंगे तो अच्छा अचानक लगेगा कि आपको कुछ आ रहा है मुंह में। तो उन्होंने कहा कि आप हमेशा एक हैंकी रखिएगा। और ऐसे ही हुआ कि जैसे ही मैं कई बार पढ़ा रहा होता है, अचानक मुझे लगा कि मुझे कुछ खांसी सी हुई है, एंड आई यूज टू सी दैट ब्लैक स्पुटम यूज टू बी देयर। उन्होंने कहा था कि आपके लंग्स खाली हो जाएंगे जो भरे पड़े हैं अभी बहुत सारे गार्बेज से। अच्छा, ओके। और मिल्क की हमने बात की, तो क्या दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट है, दही, छाछ, मक्खन, घी, ये भी सारे इसी कैटेगरी में आ रहे हैं? मैंने तो सब छोड़ रखे हैं। सब छोड़ दिया? मैंने तो अपने आप को पूरी तरह से मिल्क फ्री कर रखा है। अच्छा। हाँ, मैं तो कुछ मेरे एंकर्स भी हैं, मेरे ट्रिगर ऐसे हैं कि जो मैंने दूध के बारे में सुन रखा है कि दूध को वाइट क्या बनाता है, वो सोमेटिक सेल्स होती हैं, तो उनके बारे में मैं यहाँ कहूँगा तो लोग थोड़ा सा नाराज भी हो सकते हैं। तो अच्छा। मैं तो उसका मेरा ट्रिगर है कि आई डोंट टेक पनीर, आई डोंट टेक इवन चीज़, बिल्कुल भी नहीं। पहले थोड़ी बहुत दही ले लिया करते थे प्रोबायोटिक की वजह से, क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, कितना अच्छा होता है, ठीक है ना। लेकिन उसको भी मैं अपनी अलग तरीके से पूरा कर लेता हूँ अपने गट के लिए। अच्छा। तो वो मैं तो ये कह सकता हूँ कि ना ही मैं किसी चॉकलेट वगैरह में जो दूध होता है उसकी वो चॉकलेट भी नहीं खाता हूँ। अच्छा, तो दही भी मतलब सही नहीं है हमारे लिए, गट के लिए? क्योंकि दही को में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, हेल्थ के लिए इतना अच्छा है, गट के लिए इतना अच्छा है। बिल्कुल, गट के लिए प्रोटीन दही आपका बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन उसमें एक ही चीज़ है कि क्या उस दही में वो जिस पशु से वो आई है, क्या वो मिल्क सचमुच में मिल्क है? आज आप दही बना सकते नेचुरली, अगर हमारे घर का ही दूध है तो अगर नेचुरल घर का दूध है और आपको उसको पचा रहे हैं और आप उतनी मेहनत कर रहे हैं, उस इतनी प्रोटीन की आपको जरूरत भी है, तो यू कैन टेक। इसमें मैं इसके बिल्कुल ये नहीं कि मैं कोई मिशन पर निकला हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी एलर्जिक पैटर्न आपको लाइफ में आ रहे हैं, जहाँ पर आपकी इम्यूनिटी या तो सरेंडर करे बैठी है, या क्योंकि मैं इम्यूनिटी को अच्छी तरह से पढ़ा सकता हूँ आपको, और उसमें जो रोल है जो मिल्क का, वह आपके लिए बहुत ही संदिग्ध हो जाएगा एक बार में। ओके, छाछ के बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि जब भी मैं छाछ लेता हूँ मेरा डाइजेशन बहुत सही हो जाता है, तो छाछ के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, डाइजेशन छाछ की वजह से अगर अच्छा हो रहा है तो फिर लेते रहिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर वही वाली बात है कि छाछ कहाँ से बनी है, फिर आपने कहा कि अगर वो नेचुरल मिल्क है तो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन गुण तो बिल्कुल अलग है। जो दूध के गुण है, जो छाछ के गुण है, बहुत अलग हो जाते हैं जब तक वो छाछ बनता है। फिर दही के जो गुण है, वो जब तक वो घी बनता है उसके गुण काफ़ी बदल जाते हैं। तो फिर छाछ अच्छी हो जाती है दूध के कंपैरिजन में? देखिए, छाछ जो है वो आपको प्रोबायोटिक्स बहुत अच्छी देती है, पर वहाँ पर एक सवाल है कि अगर वहाँ पर छाछ आप ले रहे हैं और वो आपके घर की नहीं है, या फिर घर की भी है, तो क्या वो आपके हार्मोन्स उसमें हैं, वो यूटिलाइज्ड या न्यूट्रलाइज्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं? इसका एक छोटा सा सवाल है। ओके, तो आपकी बॉडी खुद बताती है कि आपके लिए सही है या नहीं है? हमेशा मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, जब मैं लोगों को अब माइंड एंड गट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि कभी भी आपका डाइटिशियन आपकी डाइट को नहीं जानता है, यह आप जानते हैं। हाँ। आपकी बॉडी जानती है, आपका डाइटिशियन अपने प्रोडक्ट के बारे में जानता है, पर वो आपके पेट के अंदर, आपके गट के अंदर जो वहाँ पर आपके हार्मोन क्रिएटिंग सेल्स है, जिसको एंडोक्रिन सेल्स कहते हैं, या आपके बैक्टीरियाज हैं, या आपकी इम्यूनिटी है, या आपका जो ENS सेकंड ब्रेन है आपकी आंतों का, उसके बारे में आपका डाइटिशियन कुछ भी नहीं जानता। तो मैं कभी भी ये नहीं मानता हूँ कि किसी डाइट को, आपकी डाइट बिल्कुल अलग होगी, मेरी अलग होगी, क्योंकि मेरे हाथों की लकीर अलग है, आपकी अलग है। मेरा जेनेटिक एक्सप्रेशन अलग है, आपका अलग है। मेरे बैक्टीरियाज की आइडेंटिटी अलग है, आपके बैक्टीरियाज की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है। आपकी रिएक्टिव जोन इनसाइड, आपकी आंतों के अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं, उनकी रिएक्टिविटी आपकी डिफरेंट है, मेरी डिफरेंट है। अच्छा। तो मेरे और आपके लिए एक सेम फूड कैसे हो सकता है? ये तो हमारा गट बताएगा और माइंड बताएगा। जब मैं लोगों को NLP से वेट घटाने की टेक्निक बताता हूँ, उसमें मैं यही तो बताता हूँ कि किसी भी खाने को खाने से पहले आप एक काम करिएगा कि उसको देख लीजिएगा खाने को, कि मैं ये खाने जा रहा हूँ, और सिर्फ
30-40 सेकंड के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइएगा हाँ। एंड सडनली योर फीलिंग विल स्टार्ट टेलिंग कि ये मुझे खाना नहीं चाहिए। अच्छा। इसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। हमारी बॉडी कंप्लीटली एक ट्रांसडक्शन मशीन है। ट्रांसडक्शन मशीन का मतलब होता है कि जैसे आप वेव आती है और हमारा टीवी उस वेव को पकड़कर विजुअल बना देता है, वेव को पकड़कर उसमें साउंड डाल देता है। तो याद रखिएगा ऐसे ही हमारी बॉडी है। कई बार आप देखेंगे कि आंखें बंद करके बच्चे पढ़ लेते हैं, उसे हम ट्रांसडक्शन मेथड कहते हैं। यानी कि उन्होंने टच किया किसी कागज को और बता दिया ये हाथी है यहाँ पर, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। अच्छा। ये हमारी बॉडी की खास बात है। अगर आपने खाना देख लिया तो कई बार वो बता देगा कि इसमें से ये चीज हटा दो, आपकी फीलिंग बता देगी। और अगर आपने खाना खा भी लिया, अगर आपने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद 20-25 मिनट के बाद जैसे ही आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर रही है, उसके साथ लड़ रही है, मैं तो ये कहूंगा आप आंखें बंद करके बैठ जाइएगा। आपको अचानक फोटो आने लगेंगे कि ये चीज बेकार की है और ये चीज मुझे मेरा गट बता रहा है। अच्छा। करके देख लीजिएगा। योर गट हैज इट्स ऑन माइंड। आपका गट अपना, उसका अपना एक ब्रेन है, इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है। यस ओके। और अगर ये किसी के लिए सही भी मानते हैं तो इसमें टाइमिंग का भी शायद कहीं ना कहीं रोल होता है। जैसे बाबा रामदेव कहते हैं कि सुबह दूध, दिन में दही, नहीं सॉरी, सुबह दही, दिन में छाछ और रात को दूध, दही छाछ दूध। इस तरह से ये इनका सही टाइम है, क्योंकि कहा जाता है ना कि खट्टी चीज़ें जैसे कि छाछ दही ये रात को नहीं खाने चाहिए। तो इसका कुछ रीज़न? देखिए, फिर आप एक आदमी को इस तरह से ले रहे हैं कि हर एक आदमी एक मानो एक मशीन है। आदमी मशीन नहीं है। तुम्हारा आपका डाइजेशन, मेरा डाइजेशन बिल्कुल अलग होगा। क्या कहता है उस पर डिपेंड करता है। आप हम सब सब्जेक्टिव वर्ल्ड के साथ जी रहे हैं। मैं नाश्ता करता ही नहीं हूँ। लोग कहते हैं नाश्ता करना चाहिए। आप नाश्ता नहीं करते? नहीं, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता। फिर डायरेक्ट लंच? बिल्कुल डायरेक्ट लंच करता हूँ, लेकिन बीच में मैं सैलेड लेता हूँ या कोई फ्रूट ले लेता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं नाश्ता नहीं करता। तो वही आपका ब्रेकफास्ट हुआ ना, वो तो सैलेड और हाँ, लेकिन वो ब्रेकफास्ट वो नहीं है कि जैसा लोग कहते हैं पराठे किंग की तरह खाइए। ठीक है ना। मैं सिर्फ अपने और मैं ये प्रूव भी कर दूंगा कि अगर आप स्किप कर रहे हैं ब्रेकफास्ट को टेक्निकली, तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपने लिए। ये थोड़ी नई चीज़ हुई है, नई चीज़ सुनी मैंने, बिल्कुल अपोजिट। लोग कहते हैं कि सुबह का खाना बहुत ज़्यादा हैवी करो आप, फिर दिन में थोड़ा लाइट और फिर रात को और ज़्यादा लाइट। तो आप तो बिल्कुल अपोजिट कह रहे हैं ये, आप तो लो ही मत, आप तो ऐसा कर दिया आपने। तो देखिए, अब मैं इसके बारे में जो भी मैं आपके साथ करूंगा वो मेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी। मैं सुनी हुई बात नहीं करूंगा। ओके। ना ही मैं डिस्टोर्टेड वर्ल्ड को जीऊंगा। मैं आपको जो चीज़ साइंटिफिक है उस चीज़ को आपके सामने रखूंगा। जब भी रात को आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद खाना जैसे ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है और आपके पेट से आपकी छोटी आंतों में खाना आगे जाना होता है, तो आपका ब्रेन एक गेम खेलता है और वो गेम होता है हाउस कीपिंग। यानी कि आपकी आंतों की अब सफाई होगी और आपका ब्रेन हर 90 मिनट के बाद एक साइकिल लेता है। ठीक है ना। उसे मैं डिवाइन साइकिल या डिवाइन मूवमेंट कहता हूँ। आपकी आंतें पूरी तरह से टाइट होकर आगे की तरफ फेंकती हैं जो भी कुछ बचा हुआ है। अच्छा। अगर आपके पास बेकार के बैक्टीरिया बचे हुए हैं, अगर आपके पास बेकार का फंगस बचा हुआ है जो गट में आ जाता है, जिसको सीबो या सीफो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, उसे वो आगे की तरफ धकेल कर क्लियर करता है। ठीक है ना। और ये 90 मिनट में एक बार आता है। तो समझ लीजिएगा आपने 8 बजे खाना खाया, ध्यान से सुनिएगा। 8 बजे खाना खाने के बाद कम से कम 2 से 4 घंटे के अंदर के बाद वो खाना बाहर जाएगा। ठीक है ना। हाथों से आगे बढ़ेगा। यानी कि 5 घंटे समझ लियो। 1 बजे के बाद रात को आपकी आंतें तैयार हैं कि चलो अब सफाई करते हैं अपने। और वो 90 मिनट के बाद उसे बाहर आगे की धकेल रहे हैं। जैसे ही आप सुबह की चाय लेते हैं या सुबह नाश्ता करते हैं, तो इमीडिएटली आपका माइंड और आपकी आंतें ये कहते हैं कि अब हमें इसकी क्लीनिंग बंद कर देनी चाहिए। द न्यू गेस्ट हैज अराइव्ड। ठीक है ना। होटल में जैसा ही नया गेस्ट आ गया, तो वो उस मूवमेंट को खत्म कर देते हैं, उस डिवाइन प्रोसेस को खत्म कर देते हैं। याद रखिएगा, ये डिवाइन प्रोसेस आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे, क्योंकि आपकी आंतों में जो बैड बैक्टीरिया की कलेक्शन है वो हमारी बढ़ चुके हैं। इसे हम सीबो कहते हैं। सीबो, इसीलिए सीबो के पेशेंट हैं हम सब लोग। कॉन्स्टिपेशन और गट के नहीं है। अच्छा। लेकिन इस सीबो के बारे में तो पढ़ाया नहीं गया। ठीक है ना। ये सीबो कैसे होती है, कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। तो जितना आप समय देंगे अपने खाली आंतों को, उतना ही वो आगे तक उसे धकेल कर उन बैक्टीरिया को और कोलोन यानी कि बड़ी आंत में डालकर आपको तैयार कर देगी। दूसरी बात, जब रात को आप खाना खाने के बाद भूखे रहते हैं, इसे हम ऑटोफैगी कहते हैं। ओके। ठीक है ना। कम से कम आपको 15-16 घंटे की ऑटोफैगी करनी चाहिए। 15-16 घंटे की? 16 घंटे कम से कम। ओके। ठीक है ना। अगर आप यंग रहना चाहते हैं, एंटी एजिंग है आपकी, मतलब अगर सुबह रात को 9 बजे खाना खाया तो अगले दिन 12 बजे सुबह खाना 12 बजे से पहले आप कुछ ना, मतलब ब्रेकफास्ट स्किप।
यस, वेरी ट्रू। ठीक है। तो उससे फायदा क्या होगा कि एक उम्र के 20 साल के बाद हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन नहीं बनता है। अगर आप लंबा समय देते हैं भूखा रहने में, तो पता है आपका क्या होता है, आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डेवलप होता है, जो आपके लिए जरूरी है, एंटी एजिंग है। याद रखिएगा, ज़्यादा खाने से आप बहुत स्वस्थ रहेंगे, इसके ऊपर मैं बहुत घंटों तक बात कर सकता हूँ, लेकिन कम खाने से और बीच में इंटरमिटेंट फास्टिंग को डेवलप करने से आप बड़े अच्छी तरह से रह सकते हैं। अच्छा। जब भी आप लंबे समय तक फास्टिंग करेंगे या अपने पेट को भूखा रखेंगे, आपको उस समय BDNF, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स बनेंगे, जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं आपके लिए। आज हम इतने स्ट्रेस हो रहे हैं, इतनी एंग्जाइटी आ रही है कि लोग पार्किंसन के पेशेंट होते जा रहे हैं, अल्जाइमर के हो रहे हैं, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी हो रही है, ADHD हो रही है। डू यू नो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि हमारे ब्रेन के अंदर BDNF का मतलब है ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर्स की कमी है। ये वो केमिकल्स हैं जो आपके ब्रेन की सेल्स को तरोताजा रखते हैं, जो आपके ब्रेन की सेल्स को मरने नहीं देते, और मर गई तो उन्हें जिंदा रखना चाहते हैं। याद रखिएगा, ये तभी पॉसिबल है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग फास्टिंग करें। लॉन्ग फास्टिंग, हाँ। तो नंबर 1, आपको स्पेशल मूवमेंट मिल रहा हाथों को जब आप एक लॉन्ग फास्टिंग कर रहे हैं। तो इससे आपकी बॉडी भी डिटॉक्स हो रही है। बॉडी डिटॉक्स हो रही है। एग्जैक्टली। आपके जितने भी बैड बैक्टीरिया वो पता नहीं कितनी आपको बीमारी कर देंगे, जिनको हम LPS कहते हैं, एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं, उन्हें बॉडी अपने आप बाहर फेंकती है। रोज आप पढ़ते हो ये खाइए आपकी आंतें साफ हो जाएंगी, ये खाइए, कुछ नहीं होता उनसे, याद रखिएगा। आपके जो सीबो है आपके पेट के अंदर, उसे आप समझना होगा कि ये क्या बीमारियां हैं। सीफो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। ये 2 ऐसी बीमारियां हैं, ये ज़्यादा खाने की वजह से हो रही है हमें। अच्छा, जी हाँ। ओके। पर आपने एक चीज़ कही कि लॉन्ग फास्टिंग, तो ये डेली करनी चाहिए? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए। ये प्रोसेस या तो आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। ओके। और मतलब एक डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि सुबह जब भूख लगती है तो फटाफट जब लगे तुरंत कुछ खा लो, क्योंकि जो एसिड निकल रहा है बॉडी में वो आपकी आंतों को जला रहा है फिर, अगर आप कुछ नहीं खाते हो तो। माय डियर फ्रेंड, पहले तो सवाल उठता है कि ये एसिड निकल क्यों रहा है? खाली पेट क्योंकि भूख लगी है? ऐसा नहीं होता कभी अच्छा। भी खाली पेट एसिड निकलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप माइंड और गट को पढ़िएगा। एसिड इसलिए निकल रहा है कि आप दिमाग से उबल रहे हैं। ओके। आपने अपने गट के अंदर ही आपने सेंसर्स को डेवलप नहीं या मार रखा है। आपको एसिडिटी की बीमारी नहीं, आपको कुछ अधिकांश लोगों को कम एसिड बन रहा है, इसकी बीमारी है, लो एसिड की। और जैसे ही आपका, अब अगर मैं एसिड की बात करता हूँ, आपने एसिड की बात करी है, आपके पास 3 चीज़ों को समझना होगा एसिड से पहले। बेसिकली हम एक वर्ड को उठा लेते हैं और उस वर्ड को उठाकर ही बेचना शुरू कर देते हैं। अब एसिड हो रहा है तो खाना खा लो, एसिड हो रहा है तो ठंडा दूध पी लो। अगर 4 वीक तक आप किसी एंटासिड या ठंडे दूध से अपने एसिड को ठीक नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये बहुत खतरनाक है। आपको अपने सिस्टम को ध्यान देना होगा। अच्छा। आखिर आपका ब्रेन और आपका माइंड और आपकी वेगस नर्व्स ये एसिड क्यों निकाल रही है? इसे 3 चीज़ों समझना होगा। आपका यहाँ पर एक माइंड है, ठीक है ना? माइंड से हमारी वेगस नर्व चलती है। वो नर्व जो है हमारे पेट पर जा रही है। क्लियर है? पहला काम, जैसे ही आप कुछ यहाँ से खाते हैं, खाते ही आपका माइंड एकदम से कैलकुलेट कर लेता है कितना इसमें फैट है, कितना शुगर है, और कितना इसमें कार्ब है, और कितना प्रोटीन्स है। अच्छा। और वो इमीडिएटली हमारे गट को इन्फॉर्म करता है कि मुझे इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए। गोट माई पॉइंट? समझने की कोशिश करिएगा। आपने जब खाना खाया, जब आप खाना खा रहे हैं तो उस टाइम आप टीवी देख रहे हैं, उस टाइम आप यूट्यूब देख रहे हैं, उस टाइम कुछ और कर रहे हैं, उस टाइम बहस कर रहे हैं, तो आपका माइंड तो एंगेज कहीं और हो गया। उसने क्या, आपने क्या क्या खाया आपको कुछ पता ही नहीं है। अब वो वेगस नर्व से भेज रहा है इंफॉर्मेशन, और या फिर आपका पेट वेगस नर्व से कह रहा है कि भैया मुझे कितना निकालना मुझे नहीं बता रखा, पता ही नहीं। और आपका पेट जो है ऑटो मोड में चला गया है, और उसे इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिल रही है। इस तरह से आप अपने एसिड को खराब करते हैं। यहाँ पर एक चीज और भी है, आप माइंड से बिल्कुल ठीक है, गट से बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी वेगस नर्व इसको आपने बर्बाद कर दिया, यानी कि ये इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रही, बीच का पोस्टमैन ही खराब कर दिया। तो आप एक चीज को पकड़ लेते हैं, हम एक सिम्टम को पकड़ लेते हैं, सर एसिड बन रहा है। भाई मैं बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं एसिड क्यों बन रहा है आपको? आपके पेट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि वो फालतू एसिड क्यों निकाले? आपके माइंड ने ये डिसीजन क्यों लिया? तो हो सकता है कि माइंड की प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके गट की प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि बीच में जो नर्वस सिस्टम है, जो पोस्टमैन, इसकी गड़बड़ हो। जो माइंड एंड गट कनेक्शन यही तो है। हमने गट को ये मान लिया कि ये एक पाइप है जिसमें चीजें डाइजेस्ट होती है। नहीं,
यह पूरी की पूरी एक एंटिटी यहाँ पर याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा आप ही जीते हैं यहाँ पर इस 30 फीट पाइप के अंदर। आपको यहाँ पूरा समझना होगा कि यहाँ पर पूरे इम्यून, आप जानते हैं आपका पूरा इम्यून सिस्टम जितना भी है उसका 70% आपकी आंत में है सारी। 70% आपके स्पाइन में जितने न्यूरॉन्स हैं उससे ज्यादा न्यूरॉन आपके यानी कि ब्रेन सेल्स आपके आंतों में है। अच्छा, ब्रेन सेल्स, जी हाँ, इसकी अपनी अपनी एक प्रक्रिया है। जितने आपके पास ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, उसके बाद सेक्सुअल ग्लैंड है। इन ग्लैंड्स को आप एक तरफ रख दीजिए और इनसे ज्यादा ग्लैंड्स अकेले आपके गट में हैं जो हार्मोन निकाल रही है 25 से ज्यादा हार्मोन निकालती हैं। एक थॉट से आपके गट के अंदर हार्मोन निकल जाता है। अच्छा, अब आप कहते हैं मुझे एसिडिटी बन रही है। हाँ। एसिडिटी इसलिए बन रही है कि भाई साहब ये आपके माइंड में ही अगर एंजाइटी चल रही है तो उस एंजाइटी को तो पढ़ रहा है आपका गट। योर गट इज मिररिंग योर माइंड एवरी टाइम। आपका कॉन्स्टिपेशन भी याद रखिएगा पेट की बीमारी नहीं है। अच्छा। ये माइंड की बीमारी है। अच्छा, हाँ जी। तो जब बाहर से खा रहे हैं उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता? कई फूड ऐसे होते हैं जिनको खाने से कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाती है और कुछ को खाने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ती है, तो उनका कोई रोल नहीं है? एग्जैक्टली। हाँ। लेकिन अब समझने की कोशिश करिएगा, जो खाना आपने ऐसा खाया है कि जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ है, हाँ, पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे ही वो आपके अंदर गया, हाँ, आपके पेट ने या आपके गट ने सेंसर्स से, वेगस नर्व से भेजा कि मुझे ये अच्छा खाना मिला है। नाउ व्हाट इज योर डिसीजन? इसे हम गट सेंसेशन कहते हैं। माइंड सेज ओके, डाइजेस्ट इट एंड थ्रो इट अहेड, इसे आगे फेंक दो, ठीक है ना। और जैसे ही उसका, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया उसके लिए, बढ़िया, क्लियर है। अगली सुबह आपकी जो स्पिंक्टर वॉल है वो एकदम से खुलने के लिए तैयार हो जाती है एंड यू थ्रो इट आउट, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप खराब खाना खाते हैं, आपके अंदर के सेंसर एकदम से कहते हैं पेट को कि ये खाना तो मुझे नहीं चाहिए था, आई डोंट नो ये क्या आ गया है। इसे हम गट सेंसेशन कहते हैं। तो माइंड कहता है कि नाउ इसके दो ही काम हो सकते हैं, या तो इसे थ्रो इट आउट थ्रू माउथ, या तो इसको उल्टी करवाओ। वो कहता है ऐसा एक है नहीं। अगर आप वोमिटिंग को भी पूरा पढ़ेंगे तो मैं उस वोमिटिंग की पूरी एक प्रोसेस है, माइंड क्यों डिसीजन लेता है, ठीक है ना, आपकी आंतों से वापस आने लगता है सारा कुछ। या फिर वो कहता है कि ओके इसे होल्ड करो, इसे होल्ड कर देते हैं। हाँ। इसे पचाने में हमें समय लगेगा, होल्ड कर देते हैं ना। होल्ड कर दिया तो आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, हाँ, वो जो ऐसे होनी थी, हाँ, वो स्लो हो गई है। अच्छा। या उसको वो कंफ्यूज हुआ पड़ा है आपका माइंड एंड गट दोनों, और आपके गट ने उसे रोक लिया है। इसे गट रिएक्शन कहते हैं। आप एक चीज और बताइएगा, कई बार आप देखेंगे कि रात को आपने खाना खाया और वो गलत खाना खाया, अगली सुबह आपको लगा कि कॉन्स्टिपेशन हो गया। हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो रात को खाना खाया वो सुबह नहीं निकलता है। हाँ। आपके 30 फीट आते लगती है, याद रखिएगा वह 48 घंटे बाद निकलेगा। हाँ। इसका मतलब है इससे पहले हमारा खाना डाइजेस्ट हो चुका है और ट्रांसपोर्ट भी हो चुका है लास्ट लेवल तक, लेकिन फिर भी रात के खाने को रीड करके हमारे माइंड ने हमें कॉन्स्टिपेशन दे दिया। ध्यान से सुनिएगा। हाँ। लेकिन लास्ट पार्ट तो पड़ा है, हाँ, 2 दिन पिलाना, उसे क्यों नहीं निकाल रहा है? हाँ। कभी आपने सोचा? अब मैं बताता हूं, आप मान जाएंगे कि ये तो माइंड की बीमारी है। उस समय जो रात खाना खाया है, अभी तो वो छोटी आंत में ही है, अभी तो वो बड़ी आंत में जाएगा। उसके बाद बड़ी आंत में भी 3 पार्ट हैं। हाँ। एक है असेंडिंग, एक ट्रांसवर्स और एक डिसेंडिंग। हाँ। जब डिसेंडिंग में जाएगा तब वो निकलेगा। कई बार ये 72 घंटे बाद निकलेगा। हाँ। तो लेकिन रात वाले खाने ने क्यों कॉन्स्टिपेशन कर दिया? हाँ। जबकि इससे पहला खाना तो ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट हो चुका है। हाँ। पता है क्यों? क्योंकि जो रात का खाना खाया था, इमीडिएटली आपके गट ने एक सेंसेशन भेजी, इट्स बैड थिंग, ओके, वी हैव गॉट द एनिमी, वी हैव गॉट द एनिमी। माइंड ने उसको एकदम से रिएक्शन दे दी कि ओके होल्ड इट, अगर इसे आप वोमिट नहीं कर सकते तो होल्ड करो। और वो होल्ड करने में क्या कर रहा है कि अगली सुबह जब आप फ्रेश होने के लिए बैठे थे शीट पर, आपके माइंड ने सब कुछ होल्ड कर दिया है और जो आपकी स्पिंक्टर वॉल है, उसे बंद कर दिया है। याद रखिएगा, पुराना भी होल्ड हो गया, पुराना भी होल्ड हो गया जो तैयार था निकलने के लिए। और कितना गंदा कौन कह रहा है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है? 99% लोगों को ये नहीं पता कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। भाई कॉन्स्टिपेशन तो तब की बात करेंगे कि फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ। अरे वो डाइजेस्टेड हुआ पड़ा है, फिर आप एनीमा लेते हैं, यानी कि पानी आप बॉटम से आप चढ़ाते हैं, और फिर आपका पेट साफ हो जाता है। इसका मतलब वहां तो था ना डाइजेस्टेड पार्ट पड़ा हुआ था वो तो, लेकिन फिर भी आपके माइंड ने गेम खेला। याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिपेशन माइंड का गेम है, क्योंकि आप माइंड से इतने परेशान हो चुके हैं, इतने स्ट्रेस्ड हो चुके हैं कि जो डाइजेस्टेड भी हो चुका
उसे भी आपकी बॉडी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि माइंड को अभी कंफ्यूजन में डाल दिया। ओके। इसलिए याद रखिएगा, कॉन्स्टिपेशन जो है सिर्फ एक चीज़ है कि आपने अपने गट को, तीनों पार्ट को समझा नहीं समझा कि वहाँ इम्यून सिस्टम है, वहाँ पर माइंड, उनका अपना माइंड है मूवमेंट देने के लिए, और वहाँ पर हॉर्मोन्स हैं। अगर आपने उनको सही माहौल दिया है खाने से और माइंड से, तो आपका गट ठीक रहेगा। ओके। तो आपका गट ठीक रहेगा। आप ये मान लें कि इसकी कोई दवाई बनी है, तो इसके ऊपर भी मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, शायद कोई भी नहीं बनी है। अच्छा। आपका माइंड और आपका खाना ही आपके गट की दवाई है। ओके। और इसलिए कहा भी जाता है कि अगर आपका पेट ठीक है तो सारी बीमारियां आपसे दूर रहती है। और आपने, मैंने एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, आपने किसी बीमारी के लिए ये नहीं बताया कि इसका ये सोल्यूशन है, इसके लिए ये कर लो, नहीं, आपने बताया कि इस बीमारी का क्या कारण है और क्या करें कि बीमारी कभी हो ही ना, और एक्चुअल में बीमारी है ही नहीं जो मानते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कभी भी डिजीज की जो पूरी फॉर्म है उसको डिसईज कहा जाता है। डिसईज यानी कि जो ईज होना चाहिए था आपकी लाइफ में, जो सरलता सहजता होनी चाहिए थी, वह बर्बाद कर दी। और वो दो चीज़ों से बर्बाद कर रहे हैं आप। एक माइंड से कर रहे हैं, 90% तो आपका माइंड है, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रेस में है। यहाँ पर पेनफुल मेमोरी पड़ी, यहाँ पर ट्रॉमा पड़े, यहाँ पर आपके ब्रेकअप पड़े, यहाँ पर आपके फेलियर पड़े, यहाँ पर आपके फोबिया पड़े, यहाँ पर आपके फियर्स पड़े। और दूसरा, आप उस खाने को खा रहे हैं जिसके लिए आपकी आंतों के सेंसर्स बने ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये है ही नहीं मेरे लिए, ठीक है ना। वो तो आप जीव के लिए खा रहे हैं ना, क्योंकि आपके खाने की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। हर आदमी से मैं पूछता हूँ, इट शुड बी टेस्टी। तो टेस्ट बर्ड है आपकी सिर्फ जीभ पर। हाँ। तो आप जीभ की टेस्ट बर्ड को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी 60 ट्रिलियन सेल्स को और 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया को मार रहे हो, और उसके बाद कह रहे हो कि अब कोई दवाई बताओ। मैं कहता हूं दवाई के क्या जरूरत है। आपकी बॉडी होम्योस्टेटिस में जीना जानती है, आपकी बॉडी होम्योस्टेटिस में जीना जानती है। इसका सिंपली मीनिंग है कि आप माइंड से और खाने से बॉडी को एब्यूज ना करें, तो आपकी बॉडी तो ऑटोमेटिकली हील करेगी अपने आप ही। वह तो हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल में जीना जानती है। अच्छा। आपकी बॉडी कभी बीमार पड़ना नहीं जानती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस कह रही है। अच्छा। और आप कहते हैं कि 90% बीमारियां यहाँ से होती है। मैं कह रहा हूँ अगर इसे 100 भी ले जाएं तो कोई दिक्कत 100 मतलब शरीर में जो बीमारियां हो रही है वो उनका कोई रोल नहीं, सिर्फ यहाँ से रोल है। यहाँ से रोल है, और आपका खाना जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, बस सारी बीमारियां A to Z। मैं आपको एक किताब का नाम दे सकता हूँ, ठीक है ना, जूलिया एंडर्स की किताब है द गट। उसका दूसरा चैप्टर में ये लिखा है, एवरी डिजीज स्टार्ट्स विद योर माइंड एंड गट। ओके। और कोई तरीका ही नहीं है। और माइंड में जो स्ट्रेस, एंजाइटी और पेनफुल मेमोरीज है पास्ट की, उनके थ्रू सिर्फ एग्जैक्टली जब भी आपके पास कोई भी अनरिजोल्व इशू पड़ा होगा, इसे हम अनरिजोल्व एजेंडा भी कहते हैं। हाँ। कि 20 साल पहले किसी ने मेरा इंसल्ट किया था। हाँ। 20 कैलेंडर तो बदल गए, हाँ। पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। अच्छा। जब भी मुझे वो मोमेंट याद आता है, इमीडिएटली मेरे ब्रेन में हाइपोथैलेमस इमीडिएटली एक प्रतिक्रिया करती है, जिसको हम फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं। और वो मेरे न्यूरोपेप्टाइड से मेरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देती है। और मेरी ग्लैंड्स जो अच्छे हार्मोन निकालने के लिए बनी है, वो बेकार का हार्मोन निकालकर मेरी सेल्स को इंफॉर्मेशन दे देती है कि नाउ बी इन फाइट और फ्लाइट मोड। ओके। दिस इज कॉल्ड एंजाइटी। ओके। भाई आपकी सेल तो अपने काम करने के लिए बनी है। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं टोटल, बालों की, स्किन की, हड्डियों की, मसल्स की, इम्यून की, ये कितने तरह की प्रोटीन बना सकती हैं? 1,40,000 तरह की प्रोटीन 1 लाख मशीन है। आप पढ़ लीजिए किताब में, यू आर द प्लेसिबो, जो किताब है डॉक्टर जो डिस्पेंजा की। उन्होंने कहा कि 40,000 ऐसी प्रोटीन है जिनको वो रेगुलेट करती है, और 1 लाख वो बनाती है। तो योर बॉडी इज ए प्रोटीन मेकिंग मशीन। ओके। लेकिन सवाल यह है कि वो जो सेल बना रही थी, अपना काम कर रही थी, बालों की सेल अपना बायोटिन बना रही थी, स्किन की सेल आपका कोलाजन या इलास्टिन बना रही थी, एक्टिन सेल आपकी प्रोटीन बना रही थी, आपकी मसल्स की सेल, उन्होंने बंद क्यों कर दिया? इसलिए बंद कर दिया कि उनको आपने वो माहौल ही नहीं दिया। क्योंकि आपने यहाँ से बेकार माहौल क्रिएट कर दिया। हाइपोथैलेमस ने आपकी सारी ग्लैंड्स को कह दिया कि जो आपका काम है उसे छोड़ दो, अब हमें स्ट्रेस का केमिकल निकालो, और स्ट्रेस के केमिकल से या हार्मोन से आपकी जो प्रतिक्रिया थी आपकी नेचुरल, वो तो रुक ही गई। तो सर आपने कहा कि इस तरह से तो हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम और जितनी भी डिजीज है बॉडी में, वो सारी यहाँ से आ रही है। पेनफुल मेमोरीज, एंजाइटी, पुरानी डिप्रेशन, किसी ने कुछ कह दिया, इंसल्ट कर दी, रिजेक्शन मिले, तो ऐसा क्या तरीका है जिससे कि जो पेनफुल मेमोरीज है जो कि बिना मतलब हमारे यहाँ भरी पड़ी है, वो कैसे दूर हो सकती है? कितना टाइम लग सकता है उसमें? देखिए सिंपल सी बात है कि मैं अगर मेरी कहानी पर आप जाएँ तो मैं बचपन से माइग्रेन का पेशेंट था, उसके बाद पेप्टिक अल्सर, एसिडिटी, उसके बाद मुझे
हेयर फॉल और उसके बाद मुझे र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। आपको हेयर फॉल था पहले? जी। और अभी आपके सर पर आई थिंक मेरे से भी ज्यादा बाल लग रहे हैं मुझे। हाँ, 65 साल की उम्र है आपकी। कितनी है? 22 साल। और इतनी ज्यादा है? सिंपल सी मैं बताता हूँ। हाँ। लाइफ में अगर आप अपनी बॉडी के एक पार्ट को ही समझ लेना, दैट इज कॉल्ड हीलिंग और इम्यून पावर। तो जब भी आप किसी भी स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी इम्यूनिटी यानी कि आपकी जो हीलिंग पावर है वह 3 तरह से रिएक्ट करती है। जब भी आप तनाव में होंगे तो या तो आपका इम्यून सिस्टम सरेंडर कर जाएगा। अच्छा। जब भी आपका इम्यून सिस्टम सरेंडर करेगा तो आप बैक्टीरियल अटैक, वायरल अटैक जैसे चीज़ों के शिकार बनेंगे। ओके। क्योंकि कोई भी वायरल और या वायरस या कोई भी बैक्टीरिया आपको अटैक कर सकता है। बहुत दिनों तक जिस आदमी की इम्यूनिटी डाउन है उसी को कैंसर होता है, क्योंकि रोजाना हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स का बनना बहुत कॉमन सी चीज़ है। डेली। अच्छा। इवन राइट नाउ। ओके। और हमारी इम्यून सिस्टम उसको पूरी तरह से समाप्त करती रहती है, हीट अप करती रहती है, न्यूट्रलाइज करती रहती है। ये प्रोसेस है। ओके, मतलब स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है कैंसर का एक तरह से। याद रखिएगा, इम्यून सिस्टम का सरेंडर करना है। हाँ हाँ। कैसे भी आपने करा। ओके। ठीक है। दूसरा है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो उस समय आपका इम्यून सिस्टम अगर सरेंडर नहीं कर रहा है तो वह ओवर रिएक्ट कर सकता है। इसे हम एलर्जी कहते हैं। हाँ हाँ। और तीसरा है इससे भी खतरनाक कि जब आपने स्ट्रेस में अपने आप को लंबे समय तक रखा तो ऐसे में आपका इम्यून सिस्टम हो सकता है कंफ्यूज हो जाए और वो आपको मारने लगे। हमारा इम्यून सिस्टम हमें मारने लगे। यस। जब वो आपके बालों की जड़ों को मारने लगे तो इसे एलोपेशिया कहते हैं। थायराइड को मारने लगे तो क्लाइंट्स को तो इसे थायराइड कहते हैं। या फिर आपकी स्किन को मारने लगे तो सोराइसिस कहते हैं। जोड़ों को मारने लगे तो इसको र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। बीटा सेल्स जो पैनक्रियाज में है उनको मारने लगे तो इसे डायबिटीज 1 कहते हैं। और अगर इंटरनल सिस्टम को मार दे तो इसे SLE कहते हैं। और ये कभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ, इसे कभी भी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में पढ़ लीजिएगा कि एवरी टाइम यू आर क्रिएटिंग अ थॉट, जब भी आप कोई भी थॉट क्रिएट कर रहे हैं या आप अपनी किसी बोर्ड आई मीन गट की वजह से आप स्ट्रेस दे रहे हैं बेकार का खाना खा के, तो आपका इम्यून सिस्टम 3 तरह से रिएक्ट करेगा ही करेगा। कोई तरीका ही नहीं है। तो एवरी टाइम यू आर गाइडिंग योर इम्यून सिस्टम आइदर टू किल यू और टू सेव यू। या तो आप अपने खुद को बचाने के लिए इम्यून सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं या मारने के लिए। ओके। तो एवरी टाइम, इसीलिए जितने भी पेनफुल मेमोरीज हैं, फोबियाज हैं, आपके ट्रिगर्स हैं बेकार के, जिनको हम एंकर कहते हैं, उनसे जल्दी से पीछा छुड़ा लें। और न्यूरोप्लास्टिसिटी, NLP, और मैं हार्ट कोहेरेंस भी पढ़ाता हूँ, फ्रंटल लोब एक्टिवेशन पढ़ाता हूँ, हिप्नोसिस पढ़ाता हूँ। इनसे मैं लोगों को हेल्प करता रहता हूँ। और उससे माइंड की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और फिर उससे बॉडी की ठीक हो जाती है। याद रखिएगा, जब आपका ब्रेन यहाँ पर डोज केमिकल्स को रिलीज करने लगे, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटिन, एंडोर्फिन्स को, और आपकी यहाँ पर खूबसूरत आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो आपकी सारी ग्लैंड्स को एक बार फिर ओके कर देगा। निकालो अपने खूबसूरत हार्मोन जो आपकी ग्रोथ के हैं, जो आपकी खुशी के हैं, जो आपके पैसे के हैं, जो आपकी सक्सेस के हैं। तो आपकी सेल उन्हीं उसी इंफॉर्मेशन को लेती है, क्योंकि आपकी सेल तो जो इंफॉर्मेशन आप माइंड से दे रहे हैं उसे ले रही है हर टाइम थ्रू योर हार्मोन। इट्स सिंपल फैक्टर। तो इसका एक तरीका हो सकता है कि हम बुरी मेमोरीज को रिप्लेस करें अच्छी मेमोरीज के साथ में, उससे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे माइंड में और फिर उससे बॉडी में भी अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे और से हमारी हीलिंग फास्ट होगी। टेक्निक है हमारे यहाँ जिसको हम वाइपर टेक्निक कहते हैं, जिसमें हम पुरानी मेमोरी को एक बार में ही रिप्लेस करके नई मेमोरी से एक नया पैराडाइम या एक नई प्रोग्रामिंग माइंड को दे देते हैं। ओके ओके, ठीक है। हमने मिल्क प्रोडक्ट की काफ़ी बात की थी यहाँ पर। कई लोग तो मतलब आपके अकॉर्डिंग तो मिल्क बुरा है, और अच्छा आपने एक चीज़ और भी कही थी कि हमारी बॉडी कोई रोबोट नहीं है और सबके लिए, आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है। लेकिन देखिए, अगर जहर है तो आपको मारेगा, मुझे मारेगा। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि सही है तो है, गलत है तो है। बिल्कुल, है ना? इसीलिए तो दूध की बात कर रहा था। हाँ, इसलिए तो दूध आपके अकॉर्डिंग बुरा है। अब कई लोग दूध के साथ में ऐसी चीज़ें भी खाते हैं जो कि दूध को और भी ज़्यादा बुरा बना देती है, जैसे कि शेक लेते हैं लोग। तो मेरे हिसाब से मिल्क के साथ में सिर्फ आप मीठा आम ही खा सकते हैं, बाकी सारे जो फ्रूट्स है वो मिल्क के साथ खाने के लिए नहीं बने हुए हैं। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जो कि दूध के साथ लोग खा रहे हैं और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है? देखिए, सिंपल सी बात है, आप कुछ चीज़ों को समझ लीजिएगा। आपके अंदर जो नुकसान देने वाली चीज़ें हैं वो उसका नाम है, एक बहुत ही जो नुकसान देता है आपके शरीर को, उसको इंटरनल प्रोसेस को मैं बता देता हूँ। उसका नाम है एज, AGE। पूरी फॉर्म है इसकी एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। हमारी बॉडी को जो बीमार या बूढ़ा करते हैं उसे हम एज कहते हैं। एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना? ये वह प्रोडक्ट है जब आप किसी भी चीज़ से शुगर लेते हैं, ठीक है ना, जिस चीज़ से भी आपके बॉडी में शुगर बन रही है, तो ये शुगर आपके प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लूकोज प्रोटीन मॉलिक्यूल डेवलप करती है।
इसे हम आप कह सकते हैं कि सिस्टमिक गार्बेज कहते हैं। जब आपका ग्लूकोज और प्रोटीन बनकर जिस मॉलिक्यूल को पैदा करते हैं, इसे हम एज कहते हैं। इसे जितना आप अवॉइड करेंगे उतने ही आप डिजीज फ्री रहेंगे और यंग रहेंगे। याद रखिएगा, यह आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसी चीज़ों को ना खाएं जो अननेसेसरीली आपके अंदर शुगर बढ़ा रही है। और उसमें दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है मिल्क के साथ साथ। एक है शुगर, रिफाइंड शुगर, और दूसरा है व्हीट का ग्लिसेमिक इंडेक्स 72 है। अगर 100 पीक होता है ग्लूकोज का, तो 72 प्लस है व्हीट का। यह सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। अगर आप व्हीट बेली नाम की किताब को पढ़ें या फिर ग्रेन ब्रेन नाम की एक किताब को पढ़ें, डॉक्टर पेलमटर जिसने सबसे ज़्यादा रिसर्च करी गट के ऊपर, तो ये कहता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान दूध के साथ साथ ये दो चीज़ें करती हैं। दूध के साथ अगर इनको खाते हैं तो दूध के साथ खाएं या दूध के अलग भी खाएं तो हाँ, तो ये चीजें मतलब एक तरह से मीठा दूध और दूध और रोटी दूध और रोटी वो भी खाते हैं भारत में कई सारे लोग। यस, दूध रोटी हमें बहुत बचपन में खाने को मिली और हम बड़े खुश हुआ करते थे। मतलब आप रोटी को भी मना कर रहे हैं एक तरह से। देखिए, आप सिंपल सी बात है, फिर मैं मना करूं या ना करूं, लेकिन क्या होता है ये मैं बता सकता हूँ। ओके, मैं एक गाँव से आता हूँ। जब हम छोटे थे तो हमारे गेहूं की जो ऊंचाई थी वो 1.5 मीटर थी। अब वो सिर्फ 45 सेंटीमीटर है। दूसरी बात, पिछले 70 सालों में गेहूं को 1500 से बार बदला गया है, ये रिपोर्ट है। यानी कि उसके जेनेटिक लेवल को बदल गया है। जब हम जेनेटिक लेवल पर उसको बदल रहे होते हैं, जिसको हम GMO कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो, वहाँ पर ये नहीं लिखा जेनेटिकली मॉडिफाइड वनस्पति, नहीं लिखा हुआ है। GMO का पूरी फॉर्म है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो इट इज़ नो मोर एन वनस्पति, इट इज़ ए ऑर्गेनिज्म। वहाँ पर एक चीज़ मिलाई जाती है, उसमें बीटी टॉक्सिन की खास बात यह थी कि जब किसानों की फसलें पीक पर आती थी तो उसमें कई बार कीड़ा लग जाता था, वायरस लग जाता था और वो पूरी फसल को बर्बाद कर देता था। और जब तक उस पर वो छिड़कने जाते थे ना, ओवरनाइट वो बर्बाद करता। ओवरनाइट की बात कर रहा हूँ, मैंने अपने घर पे खुद देखा। ओवरनाइट हमारी दाल खराब हो जाती थी, ओवरनाइट हमारा गेहूं खराब हो जाता था, एक ही रात में हो जाता था। तो हमारे लिए जरूरी था कि हम एक ऐसी प्रजाति बनाई जाए जहाँ पर ये कीड़ा ना लगे। और वो उस प्रजाति को बनाते हुए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसमें बीटी टॉक्सिन मिलाया। बीटी टॉक्सिन की खास बात ये होती थी कि जैसे ही उस पर कीड़ा लगता था उस फसल पर, तो वह उसके पेट को फाड़ देता था, स्टमक को बस्ट कर देता था और वो कीड़ा उसका नुकसान नहीं करता था। वही बीटी टॉक्सिन आज हमें खाना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो जब भी आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहें तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि अगर आपको बहुत सारी बीमारियां, नाम में क्या लूं, अगर ये आ रही हैं तो आप 3 चीज़ों को जरूर बिल्कुल छोड़ने की कोशिश करें। दूध, रोटी और शक्कर। हाँ, तीनों चीज़ें, दूध, रोटी और शुगर। ओके। आपने शुगर भी कंज्यूम आप नहीं करते? मैं शुगर छोड़ चुका हूँ। जब तक जितना नुकसान मुझे हुआ है बस उतना नुकसान हो चुका है, बाकी अब नहीं हो रहा है। मैं इवन व्हीट को भी छोड़ चुका हूँ। आप छोड़ चुके हैं, तो क्या खाते हैं फिर आप? दाल चावल? दाल चावल भी खा लेता हूँ मैं, अदरवाइज मैं रागीज मिलेट्स खा लेता हूँ। मिलेट्स वगैरह, मका मतलब कि ज्वार है, बाजरा है। ज्वार बाजरा, ओके। राइट, और रागी भी है उसमें। अच्छा, हाँ, उसकी रोटी खा लेता हूँ, ज़्यादा नहीं खाता हूँ वैसे में। ठीक है। चावल के बारे में आपके क्या ख्याल है? चावल ठीक है? देखिए, मैं तो मॉडरेट खाता हूँ और मेरी बॉडी उसको बेसिकली उसके लिए कोई रिएक्टिव जोन में नहीं जाती है। अच्छा। हाँ, मैं कभी भी आप एक काम कर सकते हैं कि जहाँ टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं उनको छोड़कर, और बाकी चीज़ों के लिए तो आप एक काम करें, जब भी माइंडफुल खाना खाएं, मान लेते हैं आपको दाल चावल खाना भी है, ठीक है ना, तो आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप माइंड से, वेगस नर्व से एक इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं अपने सभी गट के सेंसर्स को कि आई एम सेंडिंग यू दिस फूड, प्लीज एडजस्ट इट और प्लीज डाइजेस्ट इट, कामली, शांति के साथ। और इमेजिन करें कि आपके ये थॉट आपकी पूरे गट के सेंसर सुन रहे हैं। याद रखिएगा, जो भी आपका विचार होता है उसे आपकी बॉडी का एक पार्ट जरूर सुनता है, जिसे मेडिकल साइंस ने नेग्लेक्ट किया हुआ है, और वो है आपके एंडोक्रीन ग्लैंड्स, जिसको आप एनर्जी चक्रास कहते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल, इस समय अगर मैं आपसे कहूँ थिंक ऑफ द फूड यू लाइक, ऐसे खाने के बारे में सोचिए जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, मुंह में पानी आ गया। इवन आपके गट के अंदर वो एंजाइम भी निकलने शुरू हो गए। यानी कि आपकी सलाइवरी ग्लैंड ने आपके इस थॉट को सुन लिया, आपके पेट के ग्लैंड्स ने उसको सुन लिया कि मानो वो खाना आ रहा है और वो तैयार हो गए। अगर उसी तरह से अगर आप किसी फैंटेसी में चले जाते हैं, सेक्सुअल फैंटेसी में, तो इमीडिएटली आपके सेक्सुअल ग्लैंड अपने हार्मोन निकालकर आपकी सेक्स
पार्ट को, ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर देती है, यस और नो। इसका मतलब यह है कि हमारा जो हार्मोन है वो सिर्फ हमारे थॉट से आता है। यस, कोट माय पॉइंट। इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक अच्छा खाना खाते हुए उससे पहले एक छोटी सी टेलीकिनेसिस कर लूं, टेलीकिनेसिस का मतलब होता है कि टेलीपैथी कर लूं अपनी बॉडी के साथ कि भाई मैं इस खाने को भेज रहा हूं एंड व्हेन यू आर रिसीविंग इट प्लीज डाइजेस्ट इट प्रॉपरली। तो आपकी आंतों में जितनी भी ग्लैंड्स हैं दे विल स्टार्ट फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शन एंड वो उस समय उन 25 हार्मोन में से वो उन पॉजिटिव हार्मोन्स को क्रिएट करना शुरू कर देंगी, रिलीज करना शुरू कर देंगी, उनके फाउंटेन्स बहाना शुरू कर देंगी जो आपके आंतों के एनवायरनमेंट को बढ़िया करे। लेकिन हमने बेसिकली कभी भी माइंडफुलनेस के साथ खाना खाना ही सीखा ही नहीं। हम खाने को जैसे ही खाना आता है हम 10 सेकंड भी उसकी वेट नहीं कर ले कि भाई ये क्या रखा है, चलो 10 की गिनती गिनता हूं, अब टक से पहला टुकड़ा तोड़ लेते हैं। इमीडिएटली यू गो इनटू द हिप्नोटिक ट्रांस। आप एक ऐसा लगता है कि मानो हिप्नोटाइज्ड हो चुके हैं खाने से। ये रियल है। इसीलिए अगर आप सोचते हुए खाएं तो आपके दाल चावल कोई नुकसान नहीं करेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर केमिकल नहीं है आपकी खाने में और वो जीएमओ भी नहीं है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, तो आपका पेट हर चीज को खाने के लिए बना था। अच्छा, वह गुड़ पहले हम खाया करते थे, ठीक है ना, वह उस गुड़ में कभी पेस्टिसाइड नहीं था, वह गुड़ नेचुरल तरीके से हम अपने कोल्हू में बनाया करते थे। अभी भी हम खा लेते हैं, खूब खा लेते थे, ठीक है ना, और मैं तो बहुत गुड़ खाया करता था, ठीक है। लेकिन जैसे आप शुगर की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी मिल गई है जो नहीं है आपके लिए बनी, जिसके लिए आपकी ग्लैंड से नहीं बनी है। आपका रिफाइंड ऑयल भी उसी तरह से है जिसमें 2 से 3 बार आपको पेट्रोल और उसमें बहुत सारे डिओड्रेंट मिलाए जाते हैं। तो उसके लिए आपकी ग्लैंड से नहीं बनी है, इसीलिए वो रिएक्टिव हुई पड़ी है। जितने भी आपके IBS हुआ पड़ा है, जितना भी IBD हुआ पड़ा है, जितने भी आपको पेट का फूलना हुआ पड़ा है, वो ये शो कर रहा है कि आपकी ग्लैंड्स जो हैं, जो गट की ग्लैंड्स है, दे आर इन रिएक्टिव जोन बेसिकली। ओके, गॉट इट। अच्छा, शुगर का फिर अल्टरनेटिव क्या होगा? मीठा तो चाहिए ना, तो शहद या फिर गुड़, ये अल्टरनेटिव है? देखिए, अगर अभी आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो मैं ये कहूँगा, पता नहीं इस बात पर कितने लोग खुश होंगे या गलत होंगे, मुझे तो ये सीखने को मिला है जब मैं रिसेट फैक्टर को पढ़ रहा था। एक बहुत अच्छी किताब आई है रिसेट फैक्टर की, वो गट बैक्टीरिया के ऊपर आई है कि अगर आप करीब उन्होंने 100 बीमारियां लिखी हुई हैं कि अगर आप इन बीमारियों से ग्रसित हैं कि आपका पेट खराब है, आपको डायरिया होता है, या आपके IBD है, या फिर आपके बाल गिरते हैं, या आपकी स्किन कमज़ोर हो रही है, बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, या आपको फाइब्रोमाइल्जिया हो रहा है, या आपको रात को नींद नहीं आती, तो उन्होंने कहा है कि आप 3, 4, 5 चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दें। उन्होंने उसमें शहद भी, मीठे के नाम पर शहद भी बंद कर दिया। शहद भी बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीनों के लिए आप शहद भी मत लें, ठीक है, क्योंकि आप अपनी बॉडी से कहें कि वह जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें से शुगर खुद निकाले, जितनी उसे शुगर की जरूरत है। जब आप बाहर से शुगर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि भाई आपकी बॉडी को शुगर की जरूरत है, पर आपकी बॉडी तो अपने आप बना लेती है अपने खाने में से जितनी उसको जरूरत है। अगर आप उसे बाहर से दे रहे हैं तो आप उसे डोरमेंट क्यों कर रहे हैं? 5 दिन के बाद आपकी शुगर की क्रेविंग खत्म हो जाती है। कैन यू बिलीव? अच्छा, 5 दिन में? 5 से 7 दिन तक। और उसको धीरे धीरे कम करना शुरू करें, और 20-21 दिन आप शुगर छोड़कर देखिएगा आपकी एनर्जी लेवल क्या हाई जाएगी। अच्छा, ऐसा लगेगा कि मानो आप उड़ रहे हो, करके देख लीजिएगा। ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन एक बार फिर टाइट होना शुरू हो गई, एक बार ऐसा लगेगा कि आपकी आंखें ज़्यादा दूर तक देखना शुरू कर रही हैं, क्योंकि शुगर सबसे ज़्यादा एज क्रिएट कर रही है। ओके, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट आपकी बॉडी में। याद रखिएगा, जैसे ही आप शुगर को छोड़ देते हैं आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बनाना शुरू कर देती है। ओके, और अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, पहले तो इस बारे में बात करते हैं कि हमारी बॉडी को दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट और कितना प्रोटीन चाहिए होता है। कहते हैं ना कि आपका जो वेट है उसमें आप अगर जिम जा रहे हो तो 1.5x इतना प्रोटीन आपको चाहिए होता है, और अगर आप नॉर्मल हो तो आपको जितना वेट है उतना ही ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए होता है। तो ये क्या ट्रू है, सच है? अब इस चीज़ को कहने से फिर हम उसी तरह से ले रहे हैं कि मानो जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे पेट से वहीं जा रहा है जहाँ जिसके लिए हमने खाया था। ये तो वही वाली बात है कि हड्डी टूट गई तो फेविकोल पीने से हमारे जोड़ जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो सबसे बढ़िया जोड़ देती है। आप ये समझने की कोशिश करिए कि जब आपने किसी भी चीज़ को खाया है उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं आपको एक छोटे चौंकाने वाली चीज़ बता दूं, अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम निकल गया और आपने प्रोटीन खा लिया और आपके पेट में जाके प्रोटीन की मात्रा उसे पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिला,
आप बिकॉज यहाँ पर आप एंजाइटी में थे या आपकी वेगस नर्व ने वो इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं क्योंकि आपने वेगस नर्व के तो ऊपर काम ही नहीं किया। आप तो अपने आप को एक मशीन की तरह है कि इतना पेट्रोल डालेगा तो ये माइलेज आएगा। यह फंडामेंटल खत्म हो चुके 70 साल पहले। आपकी बॉडी बीमार नहीं होती, आप कंप्लीट बीमार होते हैं। तो समझ लीजिएगा कि अगर आपके पास प्रोटीन है और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा कम हो गई तो यह कम जो पेस्ट बना है जैसे ही छोटी आंत में जाएगा यहाँ पर एक बीमारी पैदा होगी, उसका नाम है सीफो, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। याद रखिएगा ये सीफो सबसे बड़ी बीमारी है जब आप प्रोटीन खा रहे हैं और आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको नहीं पचा रही है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो मैं आपको सिग्नल भी दे दूंगा कि सीफो अगर आपको हो गया है तो आपके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप बहुत सारे लोगों को जिम में देखते हैं कि बॉडी तो बहुत बढ़िया है लेकिन वहाँ एक चीज की कमी होती जा रही है। एग्जैक्टली ये मेरे साथ भी हुआ है। जब मैंने जिम स्टार्ट की थी और जिम को सीरियसली लिया था और अच्छी डाइट कंज्यूम की हैवी और बहुत जिम को बहुत हैवी किया, उसी वक्त से मेरा हेयरफॉल स्टार्ट हुआ था, उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे, वो सडनली। क्यों नहीं होगा? ये इसी वजह से हुआ। बिल्कुल 100%। तो क्या इससे स्टॉप किया जा सकता है? अगले दिन फिर आपने प्रोटीन ले लिया और अभी पुराना प्रोटीन फंगस हुआ बना पड़ा है और वो जो फंगल इन्फेक्शन है वह आपकी पूरी बॉडी में क्या क्या नुकसान कर रहा है उसे आप पढ़ लेंगे तो और भी ज्यादा चौंक जाएंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आप खा रहे हैं वो आपके लिए ठीक लग रहा है या वो प्रोसेस में आ चुका है। अगर आप अपने गट बैक्टीरिया को ठीक नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास गट बैक्टीरिया कम है तो आपके पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। और गट बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है हमारी बॉडी का। यह एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हमें अपने बनाए रखना चाहिए माइंड के लिए। आपके माइंड में जितने भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं खुश रहने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, बढ़िया डिसीजन लेने के लिए, उन केमिकल्स को कौन प्रोड्यूस कर रहा है पता है आपको? आपका गट और गट बैक्टीरिया। गट बैक्टीरिया ब्रेन के हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा। अगर आपका मूड बहुत ज्यादा खराब रहता है, आपका मूड स्विंग होता है, अगर आप अपने लोगों से, अपनी वाइफ से, अपने घर के लोगों से बहुत ज्यादा एम्पैथी खो चुके हो और एक तरह से बदले लेने की भावना आ चुकी है तो मैं बता सकता हूं कि आपके पास लैक्टोबैसिलस रोटेरी नाम का बैक्टीरिया कम हो चुका है। अच्छा। 4% लोगों के पास रह गया है, ये 96% लोगों के पास नहीं है। और एक किताब में जिसका नाम है सुपर गट, उसने तो लिखा है डॉक्टर डेविस विलियम ने, उन्होंने कहा है कि जितने तलाक आज हो रहे हैं उनमें से एक बड़ा रीजन यह है कि उनके पेट में वो गट बैक्टीरिया है ही नहीं जो होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस रोटेरी। ये मैं नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यह है कि आपके जब हम गट की बात करते हैं ना तो वहां सिर्फ आंतें ही नहीं है, आंतों के अंदर 3 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहां पर हार्मोन रिलीज करने वाली ग्लैंड्स हैं, उन्हें आपको माहौल देना पड़ेगा। दे डू नॉट नीड एनी मेडिसिन। आपके ग्लैंड्स, आपके एनर्जी चक्राज की कोई मेडिसिन नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ आपके थॉट होते हैं। तो वही तो चक्रा है वहां पर भी, जिसे आप डाइजेस्टिव चक्रा कहते हैं। दूसरे है वहां पर आपका ब्रेन, यानी कि वो ब्रेन जो आपकी मूवमेंट करवा रहा है उस हाथों को कम करनी है कि ज़्यादा करनी है, वो आपके ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। उन्हें माहौल चाहिए वहाँ पर, दवाई नहीं चाहिए। और तीसरा है वहाँ पर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का मतलब है कि वो 70% फौज जो आपकी बॉडी के अंदर एकदम से डिसीजन लेती है कि अब हमें अपना सरेंडर करना है या ओवर रिएक्ट करना है या किल करना है इसी की बॉडी को, उन्हें भी माहौल चाहिए, उन्हें दवाई नहीं चाहिए। तो मुझे आज तक ये नहीं पता है कि फिर आप गट की दवाई कौन सी बनेगी। और रही बैक्टीरिया की बात, उनकी जितनी बैक्टीरिया की आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए वह 100 ट्रिलियन है। 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया आपके बड़ी आंत में होने चाहिए जिनका वेट करीब करीब 2 किलो है। अच्छा। वह घटकर हमारे पास उसकी पॉपुलेशन कम हो गई है और एक किताब में लिखा है कि वो 10,000 के करीब उनकी स्पेसीज होती हैं, वह घटकर 2000 के करीब रह चुकी है। तो वी आर इसीलिए आप देखेंगे कि अब से 70 साल पहले वह बीमारियां नहीं थी जो आज हमारी लाइफ में आ गई। आपके दादाजी के पास, पिताजी के पास, उनके पास वो बीमारियां नहीं थी। जब आप दूध पीने की भी बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या, आपकी आंतों में वो माहौल है जो माहौल पहले हुआ करता था। कई बार लोग कहते हैं अरे पहले भी तो लोग दूध पिया करते थे। बिल्कुल, उनके पास पहले जो माहौल था वह अब नहीं है। क्या आप जानते हैं कि आपके गट के बैक्टीरिया इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि बच्चे सिजेरियन ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं, उन्हें कम सिबलिंग्स मिल रहे हैं खेलने के लिए, उन्हें हम ऐसे माहौल में रखते हैं जहाँ गंदगी नहीं है। ये नहीं कि जहाँ पर टोटली इतना सफाई के साथ रखते हैं हम उनको, तो वो बैक्टीरिया के साथ एक्सपोज ही नहीं हो पा रहे। जब आप कई बार कहते हैं कि ये दवाई बहुत अच्छी है, आयुर्वेदिक की भी, और उसके बहुत सारे गुण हम जानते भी हैं, पर आज देखेंगे कि वो कई बार काम ही नहीं कर रही है।
क्यों नहीं काम करी? क्योंकि माहौल वहाँ नहीं है, एनवायरनमेंट भी तो चाहिए था आपको। सो एनवायरनमेंट जब आप देंगे तभी तो वो है काम करेगा सब चीज़ें। भाई पहले आप कहते कि मैं अपने घर में बड़ा खुश रहा करता था, इसलिए रहते कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट था। ठीक है ना। और आप एक आदमी ने मान लेते आपको तंग करना शुरू कर दिया, तो आप क्या, आपका बिहेवियर नहीं बदलेगा? एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग। अगर आप अपनी बॉडी के अंदर किसी भी खाने को बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, अपने माइंड को बढ़िया तरीके से चलाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आप अपने गट के साथ कभी भी खेलना, नाच शुरू करें उसे, उसके साथ बढ़िया तरीके से उसे डेवलप करें। और उसमें सबसे बड़ा काम है आपके गट बैक्टीरिया का। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए दिन में? आपने कहा कि ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो जो एचसीएल, अगर वो एसिड नहीं निकला तो क्या होगा, आपने पूरा बताया, लेकिन कोई है अमाउंट ऐसा कितना लेना चाहिए? अब फिर वही वाली बात है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग एकदम से मेरी इस बात पर खुश नहीं होंगे, लेकिन मैंने एक किताब पढ़ी है, उसका नाम फिर वही अनलिमिटेड पावर है। और उसमें भी फिर प्रोटीन के ऊपर भी बात हुई है। और प्रोटीन के ऊपर काम करने वाले डॉक्टर का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने ये कहा है कि ये जो चीज़ें दी जा रही हैं, ये आज तक भी क्लियर नहीं है कि कितना है, कौन तय करेगा इसको, किस आदमी को कितना चाहिए। यू आर नॉट ऑब्जेक्टिव, आप एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्ट की तरह नहीं है आप, आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। आप हो सकता है उस प्रोटीन से, पर्टिकुलर प्रोटीन से आपकी पूरी की पूरी ग्लैंड्स रिएक्टिव हों, और अगर ऐसे में रिएक्टिव हैं तो वो 1% आपको यूज नहीं होगा। हो सकता है कि आप 100% उसके लिए एक्सेप्टेंस हो, तो आपके लिए हो सकता है प्रयोग हो रहा, लेकिन उस डॉक्टर ने कहा है कि जो भी प्रोटीन आप ले रहे होते हैं उसमें वो आपकी बॉडी इमीडिएटली चीज़ों को अपनी तरह से जेनेटिक एक्सप्रेशंस को चेंज करके उससे काम चलाना शुरू कर देती है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने इन कॉन्सेप्ट से पहले कभी प्रोटीन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मेरे गांव में ऐसे भी लोग रहे हैं जिनके पास गाय नहीं थी, भैंस नहीं थी, वो इतने गरीब थे कि मजदूरी करके काम चलाया करते थे। ठीक है ना। लेकिन मैं आज भी देखता हूं कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो मेरे घर में मेरे फादर के साथ काम किया करते थे, आज भी वो जिंदा है, मुझे लगता है 100 साल के हो गए होंगे, एंड ही इज एक्टिव। उन्होंने, उनके पास कभी दूध नहीं था। मैं गाँव वालों से यही पूछता हूँ, क्या इस आदमी ने कभी दूध पिया है? कहते नहीं। इनको कभी खाने के लिए पूरी रोटियां भी मिली है? नहीं। इसका मतलब यह है कि इसके परे भी आपको समझना होगा आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन क्या है, किस तरह से आपने जेनेटिक एक्सप्रेशन को डेवलप किया हुआ है। कई बार अगर आप ये कहने लगे कि ज़्यादा खाने से ही सारी ताकत आएगी या हम हेल्दी होंगे, तो ये तो कॉन्सेप्ट बहुत पीछे चला जाएगा। ओके, तो कई लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ये हमें थोड़ी दिक्कत देता है, और तो इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं कि लो कार्ब वाली डाइट फॉलो कर रहे हैं। और एक कभी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि लो कार्ब वाली डाइट की वजह से एक की डेथ हो गई। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, या फिर इसका एक लेवल है? देखिए, फिर आप उसी चीज़ को ले रहे हैं। अच्छा आप पहली चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, मैंने भी अपने आप को हील किया है, उसे ये समझिएगा कि ऑल द थिंग्स बीइंग कांस्टेंट द रूल वर्क्स। इसे हिंदी में समझाता हूँ। कोई भी नियम कोई भी नियम तभी काम करता है जब बाकी चीज़ें कांस्टेंट हों। ओके, वो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप एक रोड पर जा रहे हैं, रेड लाइट, एक चौराहा आ गया, वहाँ पर रेड लाइट है, लेकिन आपकी लाइट ग्रीन है, और आप गाड़ी तेज से दौड़ाते जा रहे हैं, ये मानते हो कि एक्सीडेंट नहीं होगा। वो तब नहीं होगा जब ये कांस्टेंट है कि ये रेड लाइट वाले रुके रहे। अगर वो नहीं रुके रहे तो फिर तो दिक्कत। ठीक है ना। तो अगर वो नहीं रुकेंगे तो एक्सीडेंट होगा ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ग्रीन लाइट पर एक्सीडेंट नहीं होता? ये नहीं कह सकते आप। बेसिकली 70 साल पुराना मॉडल ये था दीपक, के हम ये मान लेते थे कि घुटने का दर्द है तो घुटने की दवाई बन जाएगी, किडनी खराब है तो किडनी की दवाई बन जाएगी, आंखें खराब है तो आंखों की दवाई बना देते हैं, हार्ट बीमार है तो हार्ट की दवाई। यह 70 साल पुराना मॉडल बदल चुका है। वो दूसरी बात है कि अभी इस मॉडल पर काम नहीं चल रहा है। अब आदमी का कोई भी ऑर्गन बीमार नहीं है, ये मानिए कि वह आदमी बीमार है, उसमें उसका माइंड भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और उसके बाद 3 ब्रेन है, उसके पास एक CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दूसरा ENS है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, तीसरा INS है, इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, यानी कि उसका हार्ट है। अच्छा, कोई भी बीमारी, कोई भी डाइट आप ले रहे हैं, उसे आप ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते। उसे सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि जिस चीज़ पर आप जिसके गुण आपको बहुत बताए गए हों, ठीक है ना, आप उसे ऐसी टाइम पर खा लें कि आप उस समय इमोशनली बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, और अब आपने उसे खा लिया, तो ये पेवलोव की एंकरिंग हो गई है कि जैसे ही उसे खाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम रिएक्टिव होगा। ये साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी है।
तो याद रखिएगा, योर फूड फीड्स योर स्टेट। आपका खाना आपके मानसिक स्थिति को, शारीरिक स्थिति को फीड करता है। इस समय मैं बहुत बढ़िया खाना खा लूँ, किसी ने कहा कि जी मेरा च्यवनप्राश खा लो, बहुत ही बढ़िया है, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, यही तो होता ना। मैं पूरी की पूरी लोगों को समझाता हूँ। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी 1970 में डॉक्टर रॉबर्ट रडर ने जो आपको बना कर दी है, उसका मीनिंग यह है कि मान लेते हैं, पूरा का पूरा है, उन्होंने चूहों के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसका मीनिंग यह है कि मान लेते हैं इस समय मैं एक बड़े हादसे से गुजर रहा हूं, भैया मेरे पास जितना पैसा था नोटबंदी में बर्बाद हो गया, और इस समय मैं डरा हुआ हूं, और डरा मैं क्या करूं, बेचैनी में हूं, और इस बेचैनी में मान लेते हैं मेरा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डाउन हो गया, यानी कि वो सरेंडर हो गया, पीक पर चला गया कि वो सरेंडर हो चुका है। इस समय मैंने वह च्यवनप्राश खा लिया। अब यह च्यवनप्राश मेरे इम्यून सिस्टम की सरेंडरिंग पोजीशन को लिंक कर लेगा। अब जब जब मैं ये च्यवनप्राश खाऊंगा तब तब मेरा इम्यून सिस्टम सरेंडर करेगा। इसे पेवलोव की कंडीशनिंग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो याद रखिएगा, अगर ऐसे में मेरा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाता, और ओवर रिएक्ट करके मैं एक तरह से एलर्जिक पैटर्न में आ जाता, और मैं बाहर चला जाऊं और धूल है बाहर, तो मैं धूल को पकड़ लूंगा। भले ही कल मेरा वो पैसा वापस आ जाए जो नोटबंदी की वजह से खराब हो रहा था, इश्यू इज रिजोल्व। कई बार लोग कहते हैं सर वो तो इश्यू रिजोल्व हो गया। भाई तेरा इश्यू रिजोल्व हो गया, लेकिन वो एंकर बन चुका है, वो ट्रिगर बन चुका है, वो लिंक बन चुका है। तो जब जब अब उसमें जाएगा, क्या कहते हैं, धूल में, तुझे छींके आएंगे, क्योंकि तूने अपने इम्यून सिस्टम को रिएक्ट करके धूल में जो गए थे वो ट्रिगर बना लिया है, वो लिंक बना लिया है। और इतना ही नहीं, अगर तूने धूल में जाकर जैसे ही तेरा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो गया, उस समय तूने बनाना खा लिया, अब 2 एलर्जी हो गई तेरे पास, एक धूल की और एक केले की। और एक दिन किसी प्रोडक्ट में केला था, तुमने उसे खा लिया और फिर दूध भी पी लिया, अब तीसरा भी हो गया। इसीलिए आप देखेगा कि जिन आदमी को किसी को एलर्जी होती है, फिर वो जाता है कि जी मैं फला एम्स में गया था, अभी तो 5 ही एलर्जी थी, 6 महीने बाद देखा 25 मिलेंगी, 6 महीने बाद देखेगा 30, 40, 50 मिलेंगी। हर बार आप ट्रिगर होते जा रहे हैं, ट्रिगर चेन बनते जा रही है। तो हाउ कैन यू से कि कितनी चीज हमें खानी चाहिए? सबसे बढ़िया चीज है कि यू शुड बी हेल्दियर एट योर ब्रेन, यानी कि आपके पास यहाँ 4-5 चीजें नहीं होनी चाहिए। पहली है पेनफुल मेमोरी ना हो, आप NLP से हटा सकते हैं। आपके पास अपनी खोई हुई सेल्फ इमेज ना हो। बचपन की 6 साल की उम्र तक हम अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं। 6 साल की उम्र तक हमें बता दिया जाता है तुमसे ये भी नहीं होगा, तुमसे खा गया नहीं लिखा जाता, यू आर स्टूपिड, यू आर इडियट, यू आर आप एक अच्छे बच्चे नहीं, आपने पानी गिराया, ठीक है ना। तीसरा है आप फ्यूचर को हमेशा ब्राइट देखें। अगर आप ये सोचते हैं कि माई फ्यूचर इज डार्क, गए काम से। क्योंकि आपका ब्रेन हर टाइम इंटरनल वर्ल्ड में आपके फ्यूचर को डार्क देख रहा है, अनसर्टेन देख रहा है, अनिश्चित देख रहा है, डरा हुआ है वहाँ पर, तो फिर वही निगेटिव केमिकल्स आपकी बॉडी में निकल रहे हैं। आपके पास कोई फोबिया नहीं होना चाहिए कि मुझे लिफ्ट का फोबिया, मुझे अंधेरे का फोबिया, मुझे भीड़ का फोबिया, मुझे ऊंचाई का फोबिया है, मुझे सांप का फोबिया है। तो उसको कैसे हटाएंगे अगर डर हो तो वो सब NLP की टेक्निक से प्रोसेस अच्छा अलग हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके पास क्या नहीं होना चाहिए। आपके पास इंटरनल साउंड्स नहीं होनी चाहिए, मुझसे ये नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, हे भगवान मेरा क्या होगा। अच्छा। ये इंटरनल डायलॉग आपको रात भर सोने नहीं देते, ठीक है ना। आपके पास इंटरनल कन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। एक पार्ट कह रहा सुबह 4 बजे उठूंगा, सुबह जब अलार्म बजता है तो फिर आप कहते हैं कल उठेंगे। ये भी पार्ट खुश नहीं, ये भी नहीं है। हम इंटरनल कन्फ्लिक्ट के शिकार हो रहे हैं। अगर हम इतना कुछ यहाँ पर लिए घूम रहे हैं, इसीलिए हमें एक ऐसी टेक्निक की जरूरत है जहाँ पर हमें इंटरनल वर्ल्ड को, माइंड के इंटरनल वर्ल्ड को आप हील करने के लिए मौका मिले। और दूसरा है कि आप सिंपल सा जो आपका फूड है, ठीक है ना, आप अपने गट को अब्यूज कभी ना करें। किसी भी चीज़ को तब खाएं जब आप ये समझ लें कि आपके गट क्या है और आपके गट बैक्टीरिया कैसे काम करते हैं। अगर आपने सिर्फ यहाँ से खाने के बाद ये मान लिया कि ये काम करेगी, ये दवाई ये काम करेगी, तो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड नहीं है, ये सब सब्जेक्टिव है। एक चीज़ पर हो सकता है कि किसी को यहाँ पर धूल की एलर्जी हो, मुझे तो नहीं है, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या होगा कि धूल में एलर्जी होती है, धूल में एलर्जी नहीं है। आप बेसिकली एलर्जी है धूल से, मैं नहीं हूँ। तो हम हर एक चीज को सब्जेक्टिव वे में ही आपको लेना